चले गए ऑन लाइव हम। अच्छा जी, मैं क्लेम नहीं करता वो सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया बस ऐसे ही मजा लिया फिर। अच्छा जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज बताइएगा जी। ऑडिबल एंड विजिबल जी, बोर्ड बोर्ड नजर आ रहा है क्लियर आप लोगों को? यस और नो? नो, ओके ओके। सो अच्छा तुफैल नहीं आया आज, तुफैल भुट्टो है शामिल इसमें, मिस्टर तुफैल भुट्टो लाइब्रेरी में फिर रहा था ना। देखिए मेरे स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाना शुरू हो गए, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मिन्नत की कि लाइब्रेरी जाया करो, उधर बैठ के पढ़ा करो। तो ये बागी जना की कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में था, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना है आप लोगों ने, ठीक है? पढ़ने के लिए जाना है, वैसे घूमने फिरने नहीं जाना। वहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी है ना बागी जना के अंदर? जी जी है, जहाँ वो डॉक्टर सरार साहब पहले वो यहीं से स्टार्ट किया था यहीं से उन्होंने? वो रोड यहीं पे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो यहीं पे जुम्मे खुतबा देते थे सारा, कोई बड़े बड़े अच्छा लोग आते थे सुनने के यार, लाहौर जो है ना, लाहौर एंड कराची, लिए। यहाँ से बड़े बड़े नाम निकले, लाहौर और कराची से। ये दोनों सिटी ऐसे हैं कि जो यहाँ पे आया है और उसमें कुछ है, तो इस लाहौर उसको बड़ा ऊपर तक ले गया। उनकी बस्ती कराची में नहीं थी, डॉक्टर सलाह ने नहीं, यहाँ नहीं। है तो यहाँ ही है, वो यहाँ पे ही है, ये तो कंफर्म है लाहौर भी था वो थे। लेकिन ये वाली मस्जिद, उनकी मस्जिद एक और भी थी, वो कहाँ पे है जो वो मस्जिद है उनकी? है लाहौर में ही है। मस्जिद दारस नाम है इसमें बागी जना में, ये यहीं पे सारा इनका। एक और भी उनकी मस्जिद, इस वक्त उनके बच्चे जो है वहाँ पे। मैं भी कोई और मुझे नहीं पता उसका, मुझे इसी का पता है, यहीं पे होते थे वो, हर जुम्मा यहाँ पे वो खुतबा देते थे जुम्मे का। और आपने सुना है? हाँ, मैं कोई चंदे के साथ जाता रहा हूँ, रेगुलर नहीं किया कभी, कभी वहाँ पे किसी वजह से गए हैं या इर्द गिर्द किसी इलाके में गए हैं तो फिर वहाँ जुम्मा पढ़ लेते हैं। उनकी फकीर से रसूल होगा। Dear student, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Today we are going to discuss Federal Board of Revenue Act 2007. FBR Recording Act. in progress. Recording is progress over here or not? In progress. FBR Act 2007. So before starting this act, Federal Board of Revenue Act 2007 में जरूरत पड़ी कि जो हमारा इससे पहले अदारा था, जो कि इसका वालिद था, जो इसका एंसेस्टर था, जो इसके अबाउजाद थे, CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उस वक्त की जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ज़रूरियात थी, जिस तरह उसको मॉडर्न होना चाहिए था, जिस तरह जो मार्केट की एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी थी और टेक्निक्स और रिफॉर्म्स इनकी ज़रूरत थी, तो वो CBR तोक़ुआत पे एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने CBR की जगह FBR को ले आए। आप उस वक्त इसका हिस्सा थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप रजिस्टरों से कंप्यूटर की तरफ आए। हाँ, ये नजर नहीं आ रहा। अब हम जी ऊपर लिखेंगे नहीं, हम इस लाइन से, अब मैं बता देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है FBR एक्ट 2007 जो हम पढ़ने लगे हैं, तो मैं इससे ऊपर नहीं लिखूंगा, मैं इससे नीचे ही लिखूंगा, ठीक है जी? अच्छा, तो तारिक साहब हिस्सा थे
FBR का, जब ये 2007 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कन्वर्ट हुआ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो उसमें यही वजूहत थी कि मॉडर्न टेक्निक्स को लाया जाए। जो दौरे हाजिर के जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, दौरे हाजिर के जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं, दौरे हाजिर में जो एप्लीकेशंस हो रही हैं आईटी की, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और जो नए तरीकाकार है उनको अपने अंदर लाया जाए, और जो टैक्स पेयर है उसके लिए आसानियां पैदा की जाए। टैक्स पेयर आके लाइनों में लगा करते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और रिटर्न जमा करवाने आया करते थे, आप लोग बैठे हुआ करते थे, ठीक है, और बैठे हुआ करते थे, रिटर्न जमा करवाने के सरकार के पास लोग पैसे ले लिया करते थे, हाँ जी, फिर ठप्पे लगा के रख लिया करते थे, बाद में फीड करते रहते थे। तो ये वो जरूरियात थी कि ये अब काम दुनिया में ये नहीं चल रहा था, तो फिर हमें भी मजबूर किया गया। हमने एक तो खुद अपने आप एफर्ट्स, और दूसरा फिर हमें बाहर से कहा गया कि जनाब आप ठीक हो, आप पैसे मांगते रहते हो हमसे, कुछ अपने काम भी तो ठीक करो। कौन कह सकता है ये हमें? IMF। अब आप लोग जो इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं किसके कहने पे हो रहे हैं? IMF के कहने पे हो रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आपकी वर्क फोर्स जो एफिशिएंट नहीं है, आपका जो इंस्पेक्टर है उसको काम करना नहीं आता, वो ये समझते हैं, और आपके CSS को भी काम करना नहीं आता क्योंकि उनकी रेलिवेंट स्टडी ही नहीं है, उनकी कॉमर्स की स्टडी नहीं है, उनकी लॉ की स्टडी ही नहीं है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आते ही नहीं है, उनको इकोनॉमी का पता ही नहीं है। ऐसे बंदे क्या फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे? ऐसे बंदे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे? तो उन्होंने कहा हम आपको पैसे देंगे, कुछ कंडीशन भी लगाते हैं, एक बिजली के बिल बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, क्योंकि तुमने मुझे पैसे वापस करने हैं ना। जो पैसे कर्ज देता है वो क्या ये नहीं कहता कि वापस कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा वापस तो हम इस तरह लेंगे, लेकिन जो आपकी वर्क फोर्स है उसको भी बेहतर करो, अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर करो। तो इन बेहतरी लाने के लिए उसने फिर कहा कि ये आप काम करें, ठीक है। तो सम टाइम हम कोई उनकी बेहतरी, उनकी आंखों में क्या दुआ मट्टी झोंकने के लिए क्या कहते हैं, धूल झोंकने के लिए कुछ करते हैं, लाइक कि आपके कहने पे हमने कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस को CRTO से, लाइक अब क्या हुआ, CTO, अब जब पहले था ये था CRTO स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस। IMF ने कहा आप लोग सही काम नहीं करते। हमने कहा देखिए हमने रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको खत्म कर देते हैं, हम एक नई फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, वो है CTO। देखिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस बना दिया, फिर LTU, उसका LTO कर दिया कि हमारे पास लार्ज टैक्स पेयर यूनिट थी, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर थे वो उनकी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आ जाती थी। हमने कहा देखें आप कहते हैं डिमांड करते हैं, हम रिफॉर्म्स करते हैं, हम इसको लार्ज टैक्स पेयर यूनिट से ऑफिस बना देते हैं, ये रिफॉर्म्स हो रही हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कुछ इस तरह की होती हैं जनाब, ये रियलिटी है। CPR को यहाँ उन्होंने, ये CPR था, उन्होंने कहा हम इसको काटते हैं, हम यहाँ F लगाते हैं, तो हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया और हमने रिफॉर्म्स कर दी। ये है वो रिफॉर्म्स, क्योंकि जो ये भी नहीं करता था ये भी नहीं कर रहा, लेकिन हमने दुनिया को बताया कि हम करने क्या जा रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्यों करने जा रहे हैं। वो कहता है हम कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं टैक्स सिस्टम की, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें, दुनिया की जो बेहतरीन टेक्निक्स है हम वो लगाएं, ठीक है जी, और हम जो प्रोफेशनल वर्कफोर्स बिल्डअप करें, वो अपनी मिसाल आप हो। ये वो विजन लेके इन्होंने इससे ये बनाया। अच्छा कुछ हद तक तो देखें, यहाँ अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि तीसरा बैच, थर्ड बैच आने लगा अभी, इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू का। अब जो भी इंस्पेक्टर है कोई मैट्रिक नहीं है, सब गिरा, ठीक है। जब ये था मैट्रिक भी दे, इंस्पेक्टर मैट्रिक थे, FA भी दे, इंस्पेक्टर FA थे, इंस्पेक्टर BA,
माली से भी आए हैं और बाद में इंस्पेक्टर बने हैं। नहीं, ज्यादातर सफाई से तो बहुत से बने हैं। क्लास 4 से, स्पाई से, क्लास 4 से यहाँ पे CPR में इंस्पेक्टर थे, ठीक है, मैट्रिक वाले। तो ये वजह थी कि इंस्पेक्टर का स्केल 9वां था, ये 11वां था, 9वां था, 11। बाद में 11वां, पहले ये 9वां। देवल के दौर में सर 8वां था, उसने 11वां किया था। तो नहीं, ये 11वां स्केल था। फिर 14वां अब हुआ। अब स्केल बढ़ा के क्या कर दिया गया, 16वां हुआ। ये कभी और 16वां के थ्रू अब FPSC के थ्रू आ रहा है। रेटों के थ्रू तो डियर स्टूडेंट्स, बेहतरी भी आई है और अब बेहतरी और आएगी जब आप लोग सिस्टम के अंदर आएंगे। हम लोग सिस्टम के अंदर गए थे तो थोड़ी सी चेंज आई थी। कमिश्नर ये कहने पे मजबूर हुआ था कि वी हैव अ वेरी गुड एडिशन इन आवर वर्कफोर्स। सुमन आगा ने कहा था बुला के, यस दीज आर द इंस्पेक्टर हु आर वेरी गुड एडिशन इन आवर वर्कफोर्स। ये हमारे काम को बहुत अच्छा चलाएंगे और काफ़ी हद तक, क्योंकि देखो आप जाओगे, आपने LLB होगा, उसने मार्केट के 2-3 साल धक्के खाए होंगे। आप में BCom ऑनर्स होगा, BCom होगा, आप में MCom होगा, आप में BBA होगा, आप में CA इंटर होगा, आप में ACMA होगा, आप में MBA होंगे। तो ये सारे के सारे बेहतरी लेकर आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे, क्योंकि इनका माइंड जो है वो जो मैट्रिक वाला है, जो क्लास 4 से कहीं बेहतर होगा यार। इसलिए CPR से FBR पे गए। जब ये आया तो उन्होंने क्या कहा कि सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 यूजुअली टाइटल को ही डील कर रहा होता है। तो सेक्शन 1 में टाइटल रखा गया कि जो अदारा बनाया जा रहा है उसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, और जिस डेट को ये आ रहा है ये लागू हो जाएगा सेक्शन 1। देखो, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि पूरे का पूरा कानून एट वंस लगा दे, इन्फोर्स कर दे, या कुछ उसके सेक्शंस अभी इन्फोर्स कर दे, कुछ आने वाले दिनों में कर दे। तो जब FBR एक्ट आया तो कहा गया कि FBR का सेक्शन 1 फौरन इन्फोर्स हो गया और बाकी सेक्शंस जब जब गवर्नमेंट चाहेगी उस वक्त इन्फोर्स कर देगी। ठीक, ये लिखा हुआ है इसके सेक्शन 1। सेक्शन 1 में यही है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आ जाती हैं और आपको डेफिनेशन का बड़ा क्लियर पता है कि जिस तरह मैं इस पूरे एक्ट के अंदर जो लफ्ज़ जिसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, मैं बोर्ड कहना चाहता हूँ तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मैं कमिश्नर कहना चाहता हूँ तो वो लाहौर का कमिश्नर नहीं, वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। मैं ऑफिसर का वर्ड यूज़ करूँगा तो ऑफिसर वो FBR का होगा। ठीक है, तो ये वो डिफाइन करता है किसमें, डेफिनेशन। तो 1 बाय 1 डेफिनेशन को जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि ये डेफिनेशन में हमसे क्या कह रहा है। इसमें उसने कहा कि बोर्ड कहता है कि एक बोर्ड होगा जिसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, और ये तमाम वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि इस कानून में कहे गए हैं, और तमाम वो फंक्शन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर रहा था अंडर CBR एक्ट 1924। CBR जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा था अंडर CBR एक्ट 1924, FBR वो भी सारे करता रहेगा, और फर्दर जो FBR को साइन किए गए हैं वो भी करेगा। और साथ में उसने कहा कि FBR किस सेक्शन के अंडर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस सेक्शन नंबर नोट करें, पेपर में आएगा कि FBR एक्ट के किस सेक्शन के तहत इस्टेब्लिश किया गया। जी, किस सेक्शन के तहत इस्टेब्लिश किया गया, ये याद रखना। इस सेक्शन नंबर 3 इसके थ्रू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन नंबर 3 इसके थ्रू FBR जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, FBR बनाया जा रहा है। फंक्शन FBR जो इसको साइन किए जाएंगे, जो पावर इसको दी जाएंगी वो भी सारी एक्सरसाइज करेगा, और जो CBR एक्ट का भी लिख लें, CBR एक्ट
1924 इसके भी सारे फंक्शन और जो इस बोर्ड को थे वो भी ये इनहेरिट कर लेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सीबीआर एक्ट कब आया था, उसकी डेट क्या है। वेरी गुड। तो वो ये पूछेगा कि व्हाट इज द डेट ऑफ सीबीआर एक्ट व्हेन इट केम इनटू फोर्स। तो आप कहोगे 1/4 ठीक है 1924। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ठीक है जी। अच्छा यही था कि ये डेफिनेशन, बोर्ड की डेफिनेशन जो है यही है। आगे चलते हैं। आगे डेफिनेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसको डिस्कस करने की फर्दर जरूरत नहीं है कि एक ऐसा बोर्ड था जो कि सीबीआर एक्ट 1924 के मुताबिक बना था। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। चेयरमैन, चेयरमैन कौन होगा, हु विल बी द चेयरमैन। ये द चेयरमैन वो होगा जिसको, पहली तो बात ये है कि चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा। ये क्वेश्चन है कि चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी, हु विल अपॉइंट द चेयरमैन। यस, हु विल अपॉइंट द चेयरमैन, फेडरल गवर्नमेंट। FG will appoint चेयरमैन। अपॉइंटमेंट होगी। अच्छा कहते हैं चेयरमैन किसे कहा जाएगा, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा उसे चेयरमैन कहा जाएगा। जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है उसको मैं चेयरमैन नहीं कह रहा। FBR एक्ट में मैं चेयरमैन कह रहा हूँ, चेयरमैन FBR का जो, ठीक है। कहते हैं कि जो एक्टिंग चेयरमैन है उसको भी क्या चेयरमैन कहा जाएगा, क्या एक्टिंग चेयरमैन को भी चेयरमैन कहा जाएगा, चेयरमैन की डेफिनेशन के अंडर आएगा। तो एक्टिंग चेयरमैन जो होगा वो भी चेयरमैन की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो एक तो एक्चुअल चेयरमैन और एक एक्टिंग चेयरमैन, ये दोनों चेयरमैन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ये दोनों फॉल से कहा कर जाते हैं चेयरमैन की कमेटी। कमेटी क्या होगी, जो मोहल्ले में बीबियां आपस में डाल देती हैं वो कमेटी होगी। सही है, कमेटी वही होती है ना, ये कमेटी डाल देते हैं ताकि पैसे इकट्ठे हो जाए, सेविंग हो जाए, फिर वॉशिंग मशीन दे देंगे जो कि खुद ही ड्राई करके कपड़े बाहर निकालती है। अक्सर बीवियां ऐसी करती हैं। वो नाराज ना हो जाए अगर वो फीमेल स्टूडेंट सुन रही है तो, कि हम ऐसे नहीं करते सर, आपने ऐसे क्यों कहा। तो लेकिन ये है कि हमारी वालदा शेविंग करने का तरीकाकार वो समझा करते थे कि ये अच्छा तरीका। आप तो बेचारों के पास पैसे नहीं होते, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब वालदेन बड़े हो जाते हैं ना तो वो डिपेंड कर रहे होते हैं किन के ऊपर, हमारे ऊपर। कि एक टाइम होता है कि उनकी इनिंग्स क्लोज होने पे होती है, तो वो तो अल्लाह को पता है एक आप है। लेकिन ये है कि वो कहते भी नहीं हैं लेकिन देख भी रहे होते हैं कि जब इनकी ज़रूरियात थी तो वो हम लोग तो बगैर कहे के बगैर डिमांड के कर देते थे। अब इनको भी क्या नज़र आता है या नहीं आता, क्योंकि हम लोग इस वक्त पावरफुल है, ताकत है, पैसा आ रहा है, सारा कुछ हो रहा होता है, तो हम भूल जाते हैं। हम लोगों की अपनी मंजिलें होती हैं कि आएगा चलो इधर लगा लिया उधर लगा लिया, लेकिन हमें, मुझे और आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सोचना चाहिए कि उनकी यार कभी कहीं वो उनके दिल में ये बात है कि नहीं है। अगर है तो अपनी थोड़ी सी सेक्रीफाइस करके उनको राजी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आई बिलीव कि यही 4-5 साल ही होते हैं या 10 साल मैक्सिमम, कि जब आप बेहतर पोजीशन पे होते हैं, आप ताकत में होते हैं, तो वालिदैन का साथ इतना ही होता है। एक नेचुरल से है वो खत्म हो जाना होता है। एक नेचर है ना कि कितनी की एज होगी, नॉर्मल यही चल रहा होता है, तो उनका जरूर ख्याल रखें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ठीक है जी। अच्छा तो कमेटी जो वो हमारे बड़े डालते हैं वो वाली कमेटी नहीं है। कमेटी कोई भी
FBR बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसको कमेटी कहा जाएगा। अगर इससे पहले कुछ और लगा लिया जाता तो कोई और कमेटी, लेकिन सिर्फ जहाँ पे कमेटी का वर्ड होगा ना, वो समझा जाएगा कि FBR की कमेटी है। फिर कहते हैं फिस्कल लॉस। तो कहते हैं फिस्कल लॉस किसे कहा जाएगा? फिस्कल लॉज यही यार जो माशियत से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो लॉज बनते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड, उनको क्या कहा जाएगा? अगर आपसे वो इंटरव्यू में पूछ देता है कि आपको फिस्कल लॉज का पता है, तो जी सर तमाम वो लॉज जो कि टैक्स को लेवी करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए, उसके कलेक्शन के लिए हैं, तो सारे के सारे सर फिस्कल लॉज हैं। सर मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल टैक्स एक्ट है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम एक्ट 1969 है। सर ये सारे के सारे जो है ये फिस्कल लॉज हैं। और इसके अलावा और कोई लॉ जिसमें आप कोई ड्यूटी लगा दें, आप कोई टैक्स चार्ज कर दें, वो भी फिस्कल लॉ में आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि यार इसको फिस्कल लॉ उसका पता है। तो वो कहेगा कि वो कोई और भी है इनके अलावा, इस तरह चार मैंने गए। तो सर जैसे कि एक GIDC है, ठीक है, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। एक सेस लगाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि हम ईरान से गैस लेके आ रहे हैं, हम तेहरान और इस तरह गैस लेके आ रहे हैं, उसकी पाइपलाइन को बिछाने के लिए हर वो बंदा जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर रखता है वो सेस जमा करवाए। तो ये क्या था? ये फिस्कल लॉ ही तो था, क्योंकि आप सेस लेवी कर रहे हैं आम जनता के ऊपर, कमर्शियल बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर के ऊपर। तो ये क्या है? ये फिस्कल लॉ है। तो वो इंप्रेशन लेगा कि यस कैंडिडेट जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक हो गया जी। तो इसको फिस्कल लॉ कहा जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में एक डेफिनेशन है। तो तमाम वो पॉलिसीज जो FBR अपने रिसोर्स को सही जगह पे यूटिलाइज करने के लिए बनाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज लाने के लिए जो पॉलिसीज बनाएगा वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होगी। अगर रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी लाएगा वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होगी। आगे चलते हैं। मेंबर कौन होगा? मेंबर कौन होगा पेपर में आएगा। कोई भी बंदा जो कि बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया जाएगा वो कौन होगा? वो मेंबर होगा। फिर वो कहता है पॉलिसी बोर्ड। याद कर लें, पॉलिसी बोर्ड इज इंपॉर्टेंट। पॉलिसी बोर्ड क्या होगा? कहता है ऐसा बोर्ड जो सेक्शन 6 के तहत बनाया जाएगा। ऐसा बोर्ड जो सेक्शन 6 ऑफ FBR एक्ट उसके मुताबिक बनाया जाएगा, उसको पॉलिसी बोर्ड कहेंगे। बेसिकली पॉलिसी बोर्ड जो है वो रहनुमाई कर रहा होता है FBR। पॉलिसी बोर्ड क्या करता है? रहनुमाई करता है, गाइडेंस देता है FBR को कि आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका मिशन क्या होना चाहिए, आप टैक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये पॉलिसी बोर्ड कर रहा होता है। और पॉलिसी बोर्ड में कौन बैठा होता है? पॉलिसी बोर्ड में आपके नुमाइंदे, सियासतदान जिनको आप इंतखाब करते हैं वो बैठे होते हैं। उसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है जी, उसमें आपका इंडस्ट्री का मिनिस्टर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मिनिस्टर होता है, प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर होता है, ठीक है। एक बंदे को चेयरमैन सेनेट अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देता है, एक बंदे को नेशनल असेंबली का जो है चेयरमैन होता है, स्पीकर जो होता है, सॉरी स्पीकर भेज देता है, और जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहे उसको भेज देता है। तो फिर वो कौन हुए? आप लोग बैठे होते हैं। पॉलिसी बोर्ड फिर किन लोगों में से उठ के आया? आम आवाम में से, क्योंकि आम आवाम का नुमाइंदा वोटों के थ्रू नेशनल असेंबली में बैठता है, और वही आम नुमाइंदों में से जो ये अपॉइंटमेंट होते हैं मिनिस्टर, और वही FBR को रहनुमाई दे रहे होते हैं कि इस तरह काम करो। तो बेसिकली आप लोग ही रन कर रहे हैं बोर्ड को, क्योंकि आप सिलेक्ट करके भेजते हैं और वोट देते हैं, फिर वो आगे पॉलिसी बोर्ड में आते हैं और
पॉलिसियों के लिए रहनुमाई करते हैं, FBR फिर वो बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है। ठीक होगी बात। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये कर रही है, हम ये कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ना। चलें, अब आ गया जी इस्टेब्लिशमेंट। ये है सेक्शन 3। यार इसको ना कर लो ऑन, मेरे ख्याल से आपको लग रही है ना। हाँ करो जी ऑन इसको। मुझे तो पसीना आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर है, तो मैं चाय पी रहा हूँ, तो मुझे आपकी आवाज़ से भी मुझे आपको पता चल रहा होगा आई एम नॉट गुड। और मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं हल्का सा टेम्परेचर है मुझे। लाल किताब में FBR नहीं है। यार हमारी कौम और हम आथर ऐसे बुरे हैं कि देखो, अब आप हम लोग तुम पे रिलाई कर रहे हैं। या ऐसे इस्लाम वाला आया हुआ था, नीचे बैठा हुआ था, मैंने उसे कहा कि तुमने बड़ी गलतियां की हैं। करते क्या है, अब देखो FBR एक्ट कब आया, 2007 में। 2007 में इन्होंने प्रिंट निकाला और अपनी किताब के अंदर अटैच कर, ठीक। 2011 में मेजर अमेंडमेंट आई। हम लोग इतने वो हैं, अमेंडमेंट जो आई उसको दोबारा रीप्रिंट करके अपनी किताब के अंदर नहीं लगाया, वही चलाए आ रहे हैं। ठीक है जी, अब बच्चा पढ़ेगा तो अब देखिए हम कहाँ से यार लेके आए फिर, और बताओ कि कहाँ से किताब उठाए, कि जो यही रिसोर्सेज है ना हमारे पास, रिसोर्सेज हम ले ही नहीं रहे, अपडेट ही नहीं कर रहे। मुझे फिर ये मैंने जब देखा कि यार इसमें भी गड़बड़ है, फिर मैंने प्रिंट FBR की वेबसाइट से जाके आज किया कि मैं इधर से निकाल लूँ कि शायद यहाँ पे अपडेट किया हो। और FBR की वेबसाइट में भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो लोग भी अपडेट नहीं करते, बताओ कहाँ से लें। तो कल को मैं भी आप तरह का 11वीं इन्हीं तरह का हो जाऊंगा। लिख देंगे वो, नो प्रॉब्लम, अगली दफा हम लाल किताब बना देंगे। आप में से 2-4 बंदे मिले, मैं लिख दूंगा, मुझे असिस्ट करें, हम लिख देते हैं, ठीक है, आपका नाम भी किताब पे आ जाएगा। ये दफा आता है ना जी सर, तो हम अपना फेडरल लॉ निकाल देते हैं, फेडरल टैक्स लॉ। सर ये बड़ा काम तो नहीं है, वही साहब बैठे हुए ने कहना है हमने ये पब्लिश कर दें, उन्होंने कहना ठीक है मुझे बना के दे दो, मैं 100 किताबें आपकी निकाल देता हूँ उसके बेस पे, चेक बेस पे, ठीक है, हाँ मेरे स्टूडेंट ही दे देंगे 100 तो ये करने कर लेंगे, लेकिन ये एफर्ट करनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने उससे निकाला है। हाँ हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते। अभी मैं वो सिनॉप्सिस करता हूँ। जब मैंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी का डिफॉल्ट सरचार्ज देखा, उसने कायपोर प्लस 3% लिखा हुआ जो 2017 में चेंज हो गया था, मैंने सिनॉप्सिस को भी साइड पे रख दिया। अब क्या करे बंदा। अब मैंने फिर इस पर रिलाई किया, जब मैंने वो 25% वाला 15% अपील वाला बताया कि 15% करो एप्लीकेशन के साथ और सुकून से आपको रिकवरी का नोटिस नहीं आएगा, लो जी उसमें भी क्या निकला, नई किताब में अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ 25% लिखा हुआ है। अब कहाँ से हम सोच सकते हैं। जो इल्मी की बुक आपने पढ़ी तो उसमें है अपडेट, कोई अपडेट ऐसे में हम लोग नहीं करना चाहते ना। हाँ इंडियन जो है वो मेहनत बड़े किसी भी टॉपिक पे ले लें, हाँ। टैक्स नहीं कोई बुक लेगा सिर्फ देख क्या, लेकिन पाकिस्तान के अफसर की ना ले, फिर पढ़नी है सही, तो मतलब सही पढ़नी है, इनकी ना लें, हमारी ना लें कि हम लोग इसमें ये पता क्या करते हैं, इधर से लिया उधर से लिया उधर से लिया। चले आगे बढ़ते हैं कि जो बोर्ड बनेगा ना जी, ठीक है, अभी जो सबसे बेहतर अवेलेबल है मैं तो उसकी तरफ गया, जिसमें सबसे कम गलतियां हैं, ठीक है, जिसमें सबसे कम जो है एरर्स है, तो हम उसकी तरफ गए। और हम ऐसा करते हैं कि देखो मेरे सामने कोई नई चीज़ कहीं से उठ के आती है तो मैं कहता हूँ आई ईट माई वर्ड्स, जो मैंने पहले अल्फाज कहे थे वो वापस लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो कहे थे मैंने किसी बुक की बेस पे कहे थे। अगर वो बुक ठीक नहीं है तो मैं आपके वो नंबर ज़ाया नहीं होने दूंगा, हम करेक्शन की तरफ आते हैं, तो हम करेक्ट कर लेते हैं, हम एरोगेंट नहीं होते कि नहीं ऐसे ही था, तो मैंने एक दफ़ा कह दिया तो मेरा हरफ आखिर है भाई मेरा नहीं है, जो किताब में था वो,
ठीक है, इस पर भी लोग अनाइड होते हैं कि अड़ जाते हैं कि नहीं, तो ये वो 25 वाला ठीक था, तो भाई 25 वाले पे आ जाओ। ये देखो गोंदल एंड फैमिली आ गए, आपकी आने की हमें बड़ी खुशी हुई है। अच्छा चलो, तो हम पढ़ रहे हैं कि FBR एक्ट का सेक्शन नंबर 3 कि FBR किस सेक्शन के तहत बना, तो वो सेक्शन नंबर 3 है FBR एक्ट का, जिसके मुताबिक FBR बना। फिर वो कहते हैं कि इसमें मेंबर होंगे, हमने कहा जी मेंबर होंगे FBR के। मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, हमने कहा फेडरल गवर्नमेंट करेगी। हमने फिर ये भी आज कहने जा रहे हैं कि सेक्शन 3 कहता है कि कम से कम 7 मेंबर होंगे। कम से कम कितने, इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कटो कट कितने होंगे, 7 से नीचे अगर होंगे तो वो बोर्ड नहीं होगा। 7 तो करने ही पड़ेंगे। और इनको अपॉइंट कौन करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, चेयरमैन FBR नहीं करेगा। मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। FBR को जो पावर्स और फंक्शन दिए जा रहे हैं वो FBR एक्ट के किस सेक्शन के थ्रू दिए जा रहे हैं, कि पेपर में आ सकते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो लिख दिया गया है कि FBR की ये पावर्स हैं, FBR की ये फंक्शन है, वो सारे वो परफॉर्म करेगा, वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। और जो CBR वाली थी उनको भी कर सकता है। अच्छा, चेयरमैन FBR को कौन अपॉइंट करेगा, वेरी गुड। चेयरमैन FBR अपनी पावर्स को डेलीगेट करना चाहता है। डेलीगेशन का तो पता है ना कि अपने पावर्स को किसी और को कहता है कि तुम मेरी पावर्स एक्सरसाइज कर लो, तो वो किसको कर सकता है, एक्टिंग चेयरमैन। किसको, वो कहता है मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं एब्सेंट हूँ, तो मेरी एब्सेंस में तुमने रोल प्ले करना है चेयरमैन का, और तुम्हें कहा जाएगा एक्टिंग चेयरमैन। और एक्टिंग चेयरमैन, चेयरमैन की डेफिनेशन के मुताबिक चेयरमैन ही होता है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं है कि चेयरमैन मींस चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स एक्टिंग चेयरमैन आल्सो। तो जब चेयरमैन नहीं होगा तो कौन हेड करेगा, एक्टिंग चेयरमैन। अब आ गया कि बोर्ड का कोई सेक्रेटरी भी होगा, हर इदारे का सेक्रेटरी होता है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी भी होगा जी, होगा या नहीं होगा, होगा जी, सेक्रेटरी होगा। अब बात यहाँ पे जा रही है कि सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करेगा, कौन करेगा जी, फेडरल गवर्नमेंट, चेयरमैन। वेरी गुड। तो सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी जो है FBR का, उसको चेयरमैन साहब कुर्सी पे बैठाएंगे कि आओ बैठ जाओ, तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बैठाएगी। अब चेयरमैन करेगा क्या, सॉरी ये सेक्रेटरी करेगा क्या, ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं मीटिंग के, मीटिंग्स होती हैं FBR में, मीटिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मीटिंग्स होती रहती हैं। कभी फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई और अथॉरिटी आ रही है, कभी इंडस्ट्री वाला मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दोनों के सामने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ये सारे आमने सामने ही हैं। जब बजट के दिन होते हैं तो वो अक्सर इधर ही होते हैं कि उधर से असेंबली से निकले FBR आ गए, इस तरह नहीं करो, इस तरह कर लो, इस तरह नहीं कर लो, इस तरह कर लो, ठीक है। तो उस जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, मीटिंग से कनेक्टेड मैटर सारे जो है वो कौन देखेगा, सेक्रेटरी। अच्छा, कहते हैं जी चेयरमैन अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट करनी है चेयरमैन की जी। चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। वो किसी वजह से, किसी भी वजह से, एनी रीजन डिले हो जाती है, एनी रीजन
चेयरमैन की अपॉइंटमेंट डिले होगी, लेट होगी, तो फिर चेयरमैन कोई नहीं होगा। डेफिनेटली इदारा तो चलाना है, तो फिर आप एक्टिंग चेयरमैन किसी को लगा लें। एक्टिंग चेयरमैन कौन होगा? जो मेंबर्स तो हैं, मेंबर में जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा ना, उसको बना दिया जाएगा सीनियर मोस्ट मेंबर। जो मैंने कहा था घट्टो घट 7 होने चाहिए, उन 7 में जो सबसे सीनियर होगा उसको कहा जाएगा कि आप जब तक वो हम चेयरमैन नहीं लेके आते, प्लीज़ आप एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम करें। कहता है कि बोर्ड बन गया, बोर्ड बन गया, ठीक है, तो बोर्ड की कोई मीटिंग भी होगी कि नहीं होगी? बोर्ड मिला करेगा, आपस में बैठे करेंगे, आगे एजेंडा देखेंगे कि किस तरफ को जाना है। तो बोर्ड क्या रोजाना मीटिंग होगी? रोजाना तो नहीं हो सकती, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि रोजाना बोर्ड की मीटिंग कॉल कर ली जाए। तो वो कहता है 2 महीने में एक दफा, कम अज कम 2 महीना में एक दफा लाजमी चेकअप करवाना है। लाजमी क्या होनी है? मीटिंग होनी है 2 महीने में कम से कम एक दफा। लेकिन कहते हैं ये तो रूटीन है कि ये है, अगर कोई स्पेशल मीटिंग होनी करनी चाहे कि स्पेशल कोई इवेंट हो गया है, कोई स्पेशल मीटिंग करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। ये तो नॉर्मल मीटिंग थी, तो स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। कहते स्पेशल मीटिंग जो होती है ना, आमतौर पे दरख्वास्त देता है कोई भी मेंबर। मेंबर्स का पता है ना, कोई 7 वाले, 7 में से कोई एक मेंबर दरख्वास्त देता है, रिक्वेस्ट करता है चेयरमैन एफबीआर को कि ये मैटर है, ये चाहता है कि कोई स्पेशल कंसिडरेशन दी जाए, इसको स्पेशल टाइम दिया जाए, जल्दी करो। तो ये दरख्वास्त देता है और मीटिंग कन्वीन कर ली जाती है। कन्वीन क्या होता है? तलब करना। मीटिंग क्या होती है? कन्वीन कर ली जाती है। जिस तरह मैं कन्वीनियर हूँ सीपीडी पिफा का, कोई मीटिंग सीपीडी पिफा करवाना तो कन्वीन कौन करता है? तलब मैं करता हूँ कि ये मैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो मीटिंग जब कन्वीन करनी होगी, तलब करनी होगी, तो कौन करेगा बताओ जी? कौन करेगा? जो कन्वीन करने वाला होगा वो चेयरमैन होगा। चेयरमैन कहेगा जी मैं मीटिंग तलब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेंबर ने दरख्वास्त की। कहता है कि क्या बोर्ड कमेटियां बनाएगा? कहता है जी बिल्कुल बनाएगा। एक कमेटी बना ले या कई कमेटियां बना ले काम चलाने के लिए। बोर्ड जो है वो कमेटी बना लेगा। कमेटी मैंने इनको बताया था जी, ये कमेटी जो मोहल्ले में कमेटी डाली जाती है वो नहीं, ये कमेटी है जो बोर्ड बनाता है कि स्पेशली सेल टैक्स को देखने के लिए एक कमेटी बना लो, क्रेस्ट को देखने के लिए एक कमेटी बना लो, ठीक है, फलां ताजरान से मैटर ये वाले डिस्कस करने हैं तो इसके लिए कमेटी बना लो। पॉइंट ऑफ सेल जो इंस्टॉल हो रहा है इसका बड़ा मसला आ रहा है, कमेटी बना लो। तो बोर्ड कमेटी एक या ज़्यादा कमेटियां बना सकता है। पॉइंट ऑफ सेल का तो पता है ना, ये मशीनें लगी हुई हैं जो सेल करते हुए रियल टाइम डाटा आप फीड करवाते हो कि मैंने परचेज किया, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, FBR के पास फ़ौरन चला जाता है। पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगी हुई हैं और फिर वो कहते हैं आपको कार मिलेगी, जिसने पक्की रसीद ली होगी पॉइंट ऑफ सेल से, उसका डाटा आ जाएगा हमारे पास, फिर हम बैलेटिंग करेंगे और बैलेटिंग करके हम कारें देंगे, ठीक है, FBR देगा। तो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है, फेडरल गवर्नमेंट ये कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट वो कर सकती है। तो वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स है, फेडरल गवर्नमेंट अपनी पावर्स दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है चेयरमैन को, ताकि वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शन को सही तरीके से चला सके। अपनी तमाम पावर में से कोई पावर FBR को दी जा सकती है। सेक्शन 3 था, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, स्टार्ट हुआ था कि FBR किस सेक्शन के तहत इस्टेब्लिश हुआ। वो हमने कहा FBR सेक्शन 3 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट उसके मुताबिक बना। फिर उसने कहा कि FBR जो है वो तमाम पावर जो है अपनी जो सेक्शन 4 वाली हैं
और तमाम पावर और फंक्शन जो CBR के अंदर मौजूद थे वो सारे परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। फिर इसी सेक्शन में हमने कहा कि कितने कम अज़ कम मेंबर होंगे FBR के, हमने कहा 7 होंगे। पर इसी सेक्शन में हमने ये कहा कि ये मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा, हमने कहा ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी। इसी सेक्शन में हमने कहा कि चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। इसी सेक्शन में हमने कहा कि चेयरमैन अगर एब्सेंट होता है तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देगा, किसको, एक्टिंग चेयरमैन को। फिर वो कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, इस तरह यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होता है, इसी तरह बोर्ड का सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को अपॉइंट कौन करेगा, चेयरमैन अपना सेक्रेटरी रखेगा। सेक्रेटरी करेगा क्या, जितनी भी मीटिंग्स हो रही होंगी उसमें जो भी मैटर्स होंगे वो उनको देख रहा होगा। फिर वो कहता है अगर किसी वजह से FBR के चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है वो डिले हो जाती है तो फिर क्या होगा। फिर उसने कहा कि जो भी मेंबर, मैंने कहा था कम से कम इतने रखो, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा गवर्नमेंट कहेगी कि जब तक नहीं आता एक्चुअली तो तुम, हम नहीं अपॉइंट करते, तो तुम जो सीनियर मोस्ट हो आप बन जाओ एक्टिंग चेयरमैन। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि क्या ये क्या कभी मिला भी करेंगे, कोई मीटिंग भी किया करेंगे ये मेंबर जो हैं। हाँ जी बिल्कुल किया करेंगे, कम से कम 2 महीने में एक दफ़ा तो करनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, कभी कोई स्पेशल अकरेंस हो जाती है, स्पेशल ज़रूरत पड़ जाती है तो हो सकती है। कन्वीन कौन करेगा, चेयरमैन FBR करेगा। दरखास्त कौन करेगा, कोई भी मेंबर जो है वो कर सकता है। फिर हमने कहा कि फिर वो कहता है कमेटियां जो बनेंगी, कमेटी के मेंबर होते हैं, जो आगे थे बोर्ड के मेंबर, अब बात हो रही है कमेटी की। कमेटी के मेंबर जो है, कमेटी के मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा। चलो अब यहाँ फर्क निकल रहा है कि वहाँ पे क्या था, बोर्ड के मेंबर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेटी के मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, कमिश्नर कहाँ करेगा, बोर्ड करेगा। हाँ, जो कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी बोर्ड जितनी कमेटियां चाहे बना सकता है। ठीक है, तो कमेटी के मेंबर जो हैं वो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड करेगा। और फेडरल गवर्नमेंट के पास लातादाद पावर्स हैं, वो अपनी पावर्स के अंदर जो पावर चाहे चेयरमैन को दे दे कि जनाब चेयरमैन साहब ये कर लें, हम आपको पावर दे दें। अब सेक्शन 4 है, ये बड़ा लंबा सेक्शन है, इसमें वो मुख्तलिफ जो सारे के सारे पावर और फंक्शन दिए हुए हैं। और चलो इसको मैंने क्विकली जो है ना हम पढ़ते जाते हैं जल्दी से कि क्या है इसमें। वो सारी की सारी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं कि जो बोर्ड के पावर और फंक्शन है, जो इस बोर्ड को करना चाहिए। लाइक आप किसी के पास मुलाजमत देते हैं तो आप कहते हैं आपकी ये जेटी है, जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं वो, ये आपने ये कुछ करना है। इसी तरह FBR को बनाया गया सेक्शन 3 में कि हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक बोर्ड की हायरार्की क्या होगी, ये लोग होंगे, चेयरमैन होगा, बोर्ड के मेंबर्स होंगे, बोर्ड कमेटियां बनाएगी, मेंबर मिला करेंगे, स्पेशली मिला करेंगे। ठीक है, मिलके करेंगे क्या, ये वो पावर और फंक्शन है जो कि परफॉर्म करेंगे बोर्ड। अब वो उसको देख लेते हैं। कहता है जी टैक्स की रिफॉर्म्स, लो जी टैक्स की रिफॉर्म्स। नंबर 1 रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो नंबर 1 जो टैक्स की रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और टैक्स की रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जी पेपर में क्वेश्चन आ गया, टैक्स की रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। ठीक है जी। फिर वो एक और बड़ा काम करें कि लोगों को गाइड करें कि वो वॉलंटरी कंप्लायंस करें फिस्कल लॉज की, कि दिल करे उनका कि हम रिटर्न फाइल करें, दिल करे कि हम टैक्स पे करें। ये FBR के फंक्शन है, ये लोगों को जाके, इसीलिए तारिक साहब कभी किसी ऑफिस जा रहे होते हैं कि जनाब रिटर्न फाइल करें, टैक्स दें। बोर्ड मुख्तलिफ अदाकाराएँ जो हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर हैं, उनको कह रहे होते हैं आखिरी दिनों में कि आप आएँ गाड़ियों में, फैसल कुरैशी साहब जा रहे हैं, इस तरह के। और इस दफ़ा तो महव शहर याद उनको कहा गया, हफीज़ साहब जो क्रिकेटर हैं उनको कहा गया कि आप TV पे आएँ
हम आपको एडवर्टाइज करते हैं, आप आगे लोगों को कहें कि रिटर्न फाइल करें, टैक्स पे करें। हुआ था या नहीं हुआ था इस साल के एंड पे? नहीं किया आपके तो 30 सितंबर में अगर आप टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन है, तो ये जितने भी बड़े एक्टर थे हमारे स्टार्स में, स्टार्स ने पूरी कैंपेन चलाई थी। तो वो एफबीआर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था कि लोगों को वॉलंटरी कंप्लायंस जो है फिस्कल लॉज की तरफ उधर लेके आए, डंडे के साथ नहीं। डंडे के साथ बाद में आएगा, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है, वॉलंटरी कंप्लायंस में इंड्यूस किया जाए, लोगों को तरगीब दी जाए, उनके दिल में डाला जाए कि आप आए, इसमें बड़े फायदे हैं। नहीं बोलिए वो कहता है लोगों हाँ कहता है मुझे कोई इस तरह की मसीबत है हाँ हाँ हाँ। कह रहे हैं कि पहले इन्होंने कहा कि आज जो पैसा ले लो फंसा लेते हैं ना जी बेसिकली फिर बाद में खा लेते हैं एफबीआर वाले जो है। लाइक हम कहते हैं कि तुम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करवाने लगे हो, तो तुम्हें रजिस्ट्री पड़ी है 25,000 की, अगर तुम एक्टिव टैक्स पेयर हो, अगर नहीं हो तो तुम्हें 50,000 की पड़ेगी। बंदा कहते हैं यार ये तो बड़ा फायदा है, मैं इस तरह करता हूँ, रिटर्न फाइल करता हूँ, बस एक दफ़ा रिटर्न फाइल करने की देर है। तो फिर एफबीआर उसके साथ वो करता है, वो कहता है यार इससे अच्छा था मैं 50,000 दे देता, वो ज़्यादा बेहतर था। पाकिस्तान में हर वक्त एमनेस्टी चल रही है, हर वक्त चल रही होती है, हर वक्त। जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता वो उसकी वो इम्यून है, उसके पास एमनेस्टी है। ठीक है, जो फाइल करता है वही पकड़ा जाता है, इसके अलावा कभी वो नहीं पकड़े जाते जो फाइल नहीं कर रहे। बड़ी बेचारे की किस्मत हार्ड लक हो, हार गई हो, तो फिर वो पकड़ा जाता है। अच्छा थोड़ा सा बोर्ड इस तरफ लिखना वेरी सॉरी यार, हम थोड़ा सा बाहर निकले, तो हम ये वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस की तरफ हम जा रहे थे। वॉलंटरी आ रहा है। हाँ, तो अब हम नहीं जाएंगे बाहर, हम ऊपर नहीं गए ना, जैसे इंडिकेट किया जो ऊपर नहीं जाना, तो हम नहीं गए। अब हम यहाँ पे ये लाएंगे, हम इधर इधर रहेंगे। अच्छा, और क्या आपने करना है? कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बेसिकली ये अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ ना, तो ये सारे का सारा सिंपल लिखा हुआ है एफबीआर एक्ट जो है कि फंक्शन और पावर्स क्या है। तो ये आप सेल्फ रीडिंग के साथ ये वाला पूरे का पूरा सेक्शन नंबर 4 इजीली समझ सकते हैं। लाइक ये क्या कह रहा है, अडाप्ट करें मॉडर्न इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, आईटी को यूज़ करें, और असेसमेंट के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाए। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट अभी मैं तुम लोगों से पूछने लगा हूँ, मैंने ये निशानियां लगवाई हुई हैं। सेल टैक्स एक्ट में असेसमेंट किस सेक्शन में होती है? 11। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में असेसमेंट किस सेक्शन में होती है? ये उसमें शामिल है जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बताएं असेसमेंट किस में होती है? 120 शाबाश, 120 में होती है। ये सेल्फ असेसमेंट हो रही होती है। फिर अमेंडेड असेसमेंट 122 में होती है। दोनों में मैंने निशानी लगवाई हुई है, इनको आपने करना है। ठीक है, तो वो कहता है कि असेसमेंट जो है वो इफेक्टिव की जाए। इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है? एक होती है एफिशिएंसी, एक होता है इफेक्टिवनेस। कहते हैं बंदा बड़ा एफिशिएंट है यार, कहते हैं ना कि यार बंदा बड़ा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी हमेशा इनपुट से रिलेटेड होती है कि बंदा जान मारता है, इनपुट देता है। ठीक है, इनपुट पूरी डालता है, बड़ा एफिशिएंट आदमी है, मैं बड़ा एफिशिएंट वर्कर है यार। ठीक है, एफिशिएंसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू इनपुट। इफेक्टिवनेस क्या है? हाँ जी जी, कोई कोई बताना चाहे जी? हाँ मकसद जी, और मौसर। ठीक है, कहता है इफेक्टिवनेस होती है आउटपुट के साथ। 24 रन चाहिए थे मोहम्मद आसिफ अली ने, ओवर में 4 छक्के मार दिए, क्या इफेक्टिव है यार, रिजल्ट दे दिया उसने। ये होते है इफेक्टिवनेस कि जब जरूरत थी उस वक्त रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसने, बड़ा इफेक्टिव है यार। अगर यही छक्के किसी और वक्त में उसने ओवर में लगाए हों तो वो हो सकता है इतने इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन इस वक्त इनकी इतनी ज़रूरत थी कि एक दिन में अल्लाह ताला ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो हीरो बन गया ना, कि सुपर हीरो बना हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है, अभी आप कह सकते हैं कि बाबर आजम बड़ा एफिशिएंट है,
हमेशा से वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ अपना काम करके जाता है। सम टाइम वो इफेक्टिव होता है जब एंड तक ले जाता है, अदरवाइज जो एफिशिएंसी के साथ काम करके चला जाता है। और फ्रीदी कभी कभी बड़ा इफेक्टिव हो जाता था, पॉलिटिक के लगा जाता था वो, इस तरह इसने इफेक्टिवनेस दिखाई है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे आईसीएमए में और सीए में इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बताएं क्या होते हैं और इनमें फिर फर्क निकालें। तो एफिशिएंसी इनपुट, इफेक्टिवनेस आउटपुट कि कितना इफेक्टिव है। कहता है ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है यार, क्या करें, रिजल्ट नहीं दे रही, ऐसे ही होते हैं ना, तो ये इफेक्टिव नहीं, ऐसे ही कहते हो कि क्या कहते हो, कुछ भी नहीं कहता। चलो, तो वो कहते हैं कि एफबीआर जो है ना, जो ऐसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जिसमें इफेक्टिवनेस हो। एफबीआर का मकसद क्या है, रेवेन्यू इकट्ठा करना, तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि रेवेन्यू इकट्ठा हो। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि टैक्स बेस जो है, टैक्स बेस बढ़ाई जाए। टैक्स बेस बढ़ाने का क्या मकसद है कि टैक्स नेट में लोगों को लेके आया जाए, सर्कल में लेके आया जाए, उनको पकड़ के लाया जाए कि टैक्स बेस बढ़ाते हैं कि इस दफा कितने फाइलर हैं, इन फाइलर्स को बढ़ाया जाए। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ये कह रहा है। कहते हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी अच्छी हो। कि स्ट्रेटजी बेसिकली एक आपका प्लान होता है कि किस तरह आपने गोल को अचीव करना है। स्ट्रेटजी यही होती है ना, स्ट्रेटजी का स्ट्रेटजी बनाते हैं। अक्सर खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं आपस में आके, उस वक्त आपने क्या डिस्कस किया था, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, यही नहीं कहते। अगर आप कहीं पे भी कहते हैं जी वो आप लोग जब ओवर हुआ तो आप सारे इकट्ठे हो गए, तो कोई नई स्ट्रेटजी बनाई थी, तरीकाकार बनाया था, प्लान बनाया था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एफबीआर जबरदस्त की ह्यूमन स्ट्रेटजी बनाएगा। ठीक है, फिर वो होता क्या है, एसीएम में क्वालिफाइड है, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एक बंदा चाहिए। किसके लिए चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। उसमें ये होता है कि पाकिस्तान से अंदर से बाहर जो वो टैक्स लेके जा रहे हैं थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग के, कौमें खेल रही होती हैं, थोड़ी कीमत जाहिर करके थोड़ा टैक्स दे के बाहर पैसा लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा इसके लिए यार हमें एमकॉम तो गुजारा नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे या तो हमें एसीसीए लेना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर, या हमें सीए लेना पड़ेगा, या एसीए में कोई आप पोस्ट करो। स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। ये वो स्ट्रेटजी कि एफबीआर ये करेगा कि जब तगड़ी पोस्ट होगी, तगड़ी जगह पे इंस्पेक्टर लगाना होगा, तो वो फिर इन लोगों को लगाएगा। आर्टिकल 2 में लगाना होगा तो वो कहेगा ठीक है मैट्रिक वाला भी लगा दो। सर जी ऐसे नहीं होता। जो आरटीओ 2 है लाहौर का रीजनल टैक्स ऑफिस 2, उसमें शॉपकीपरों का टैक्स हो रहा होता है, छोटे छोटे टैक्स पेयर होते हैं। कहते हैं ये पुराना इंस्पेक्टर है, मैट्रिक वाला लगा लो, चल जाएगा। जब बात आती है कि निशाद ग्रुप का टैक्स करना है, उसको देखना, वो कहते हैं यार नहीं, इनको आरटीओ 2 वाले हैं, इनको उधर भेजो, यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड इंस्पेक्टर है उसको लगाओ जिसमें सही जान। तो ये है वो स्ट्रेटेजी, कह रहे कि एफबीआर ये करेगा। बाकी पढ़ लोगे यार, ये यही है जो सिंपल सा है, इसको पढ़ना चौथे को, और पढ़ के फिर जो चीज़ें इसमें से निकलेंगी फिर देख लेंगे। सही है, और है ये सिंपल ही है। फिर एक ये याद रखने के लिए है कि एक फाउंडेशन बनाई जाएगी कि ये एफबीआर एक बनाएगा। जनाब ये देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एफबीआर में। एस्टैब्लिश या फाउंडेशन एंड फंड रिलेटेड, फाउंडेशन फंड रिलेटेड बनाएगा जो एफबीआर एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। ये एफबीआर एक्ट बना, उसमें कहा गया कि ये बनाएंगे। तो कभी आपको उन्होंने फैसिलिटेट किया, कहते हैं ये खुद बड़ा फैसिलिटेट हो जाते हैं। एफबीआर में है ना, ये चाहिए सर, मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी, खुद मैनेज कर लो यार, मैनेज किया करो। तो इस तरह चल रहा होता है, क्या खुद करेंगे। प्रिंटर के लिए वो पेजेस चाहिए, इंस्पेक्टर साहब खुद करो यार। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं चलिए ठीक है सर, कल घर से ले आऊँगा। ठीक है, वो फिर टैक्स पेयर को पकड़ना होता है यार।
टैक्स करवा ऑडिट करवाने जाओ यार, प्रिंट पे करना, वो लेके आओ लिम लेके आओ। वो खुद ही आगे पूछ लेते हैं पुराने बंदे, सर कुछ चाहिए तो नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ से लेके आएंगे, घर से तो नहीं कोई भी लेके आएगा, फिर ऐसे ही मैनेज करेंगे। फिर वो कहता है कि रेगुलेशन बनाएगा बोर्ड, फिर वो पॉलिसीज बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं तो भाई इसके साथ फुल हूँ, ये इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़िएगा प्लीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अगर है तो वो आ जाते हैं। अगर कोई शिकायत करता है आके टैक्स पेयर, तो उसकी शिकायत को सिर्फ जूते नहीं मारे जाएंगे, उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा और कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। शिकायत अगर कोई लेके आता है तो खुले दिल के साथ ओपनली सुना जाएगा, और सुनने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। फिर वो कहता है कि जब 2007 में आया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे फंक्शन में शामिल होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करवाएं। उस वक्त सोच रहे थे ना कि ये काम करवाया जाए। कब आया आयरस? 2014 में, 13 में आया है, 14 में आयरस आया। इससे पहले क्या आ गया था? पहले तो आईटी आ गया था, आईटी लेकिन मैनुअल के साथ हाँ, तो रिटर्न 2010 में इलेक्ट्रॉनिक होना शुरू हुए और 14 में जो इस वक्त इस वक्त जो वायरस है वो आ गया। तो जब वो आया था तो ये कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिकली हम जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एसआरओ क्या होता है? ये देखो जी तारिक साहब, एसआरओ क्या होता है? 7 से रिटर्न ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, तो एसआरओ क्या होता है? एसआरओ अच्छा यार, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था, हम लोग कहते थे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, ऑर्डर। ठीक है जी। तो भाईजान सेल टैक्स एक्ट में एसआरओ को बहुत सी जगहों पे ऐसे लिखा हुआ है, एसआरओ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, ऑर्डर। अब एफबीआर एक्ट में हमने पढ़ा, वो भी आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, ताकि फैसला आप लोग खुद कर लेना जब पेपर पे बैठोगे। कहता है एसआरओ, एस वही रहता है, स्टैट्यूटरी, ओ भी वही रहता है, इसको चेंज कर देता है रूल्स के साथ। ये कहता है स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स। ठीक हो गया भाईजान, ये भी है एसआरओ। और इसमें जो इसने हमें सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है ना, वो इसने ये लिखा हुआ है। एक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो हमने पढ़ा हुआ था पहले वो ये था। ठीक है, और बहुत से अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये आएगा, और जब आप FBR एक्ट को खोल के पढ़ेंगे और सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे सेक्शन 4 के, वहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा। ठीक हो गया जी। तो अब आप लोग ये पूछ के बता सकते हैं कल हेडक्वार्टर से, भाईजान कि कौन से वाला जो पेपर में है ये वाला टिक करें या ये वाला करें। ठीक हो गया जी। तो दोनों ही करेक्ट है। फिर उसने कहा उसने कहा देखो FBR लपेट लेता होता है हर चीज को। उसने कहा कि 4 के अंदर मैंने 3 से लेकर 5 पेजेस के फंक्शंस और ड्यूटीज लिख दी हैं। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ जो नहीं लिख सका तो FBR वो भी कर सकता है। ये उसने पे आके उसने कहा कि जी और भी इसके पावर और फंक्शंस हो सकते हैं, अगर हमने पीछे नहीं लिखे हुए तो और भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि FBR जो मर्जी करे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देयर आर ओनली टू इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस। कौन से हैं जी वो दो? आर्मी एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के आई बिलीव 2 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। एक कौन चला रहे हैं? आर्मी। और आर्मी को पैसा कहाँ से आना चाहिए? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन बॉडी ऑफ पाकिस्तान।
तो आप लोग जो भी टैक्स से रिलेटेड आएगा वो ये ज़रूर समझ ले और वो सही समझेगा कि वो बड़ा अथॉरिटेटिव है और ये रियलिटी है कि आने वाले दिनों में टैक्सेशन का बहुत शानदार फ्यूचर है आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर आप अल्लाह ना करे आप नहीं बनते, अल्लाह ना करे, मेहनत को जारी रखें, इसमें अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें, फ्यूचर बड़ा अच्छा। आप टैक्सेशन को काफ़ी हद तक समझ लिया है, इसको कंटिन्यू करें और आपकी प्रोफाइल अपने जो वकला है वो तो ज़रूर करें ना, और जो एम कॉम और इस तरह है वो भी इसको अपने प्रोफेशन के तौर पे ले सकते हैं, वो भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर मशीर इनकम टैक्स अपने नाम के साथ लिख सकते हैं, इवन कि वो बी कॉम है। अगर कोई लेना चाहता है उसको मुश्किलात आती हैं तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, हम उसको लेके दे देंगे। तो वो अपने बोर्ड पे बाहर लिखा सकता है कि मशीर इनकम टैक्स जाहिद रसूल, तो मशीर इनकम टैक्स, और ये स्टैंप लगी होगी उसके ऊपर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की भी और साथ में आपके कारपोरेट टैक्स ऑफिस की भी। ये कारपोरेट टैक्स ऑफिस इशू करेगा, सीटीओ इशू करेगा, वो हम आपको ले देंगे। तो इसको अपने प्रोफेशन के तौर पे भी लेके चले, ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और आने वाले दिनों में इसका ठीक ठाक फाइनेंशियली बंदे गेन कर सकते हैं इससे। सेक्शन 5 लेस इम्पोर्टेंट है, अगेन वही ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। तो भाईजान ये ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी FBR करेगा तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं मिल रहे, जिसमें मिल रहे हैं उस पर आ गए। सेक्शन 6 पेपर में ये 100% चांसेस है कि आ सकता है, जिस दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पॉलिसी बोर्ड जो है वो किस सेक्शन में बनता है जी बताएं जी। सेक्शन 6 आप फौरन जवाब दे देंगे, किस सेक्शन में बनता है? सेक्शन 6। आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने जिन टैक्स कंसल्टेंट का काम चलाया है ना वो दिनों में बहुत ऊपर आए। डॉक्टर साहब आप ऐसे एविडेंट किया होगा कि नहीं, आपने मोटरसाइकिलों पे आते थे दिनों में वो फॉर्चूनर पे चले गए, ऐसे ही है ना? थोड़े केस नहीं होते हैं, साल का 4 साल में बढ़ी है। हाँ जी, इनकम टैक्स आपने आधा सीख लिया, सेल टैक्स आपने काफ़ी तक पढ़ा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी देख ली है। आप यकीन करें, आप बड़े से बड़े कंसल्टेंट से पूछने कह रहे हैं यार मैंने FBR को रिप्रेजेंटेशन भेजनी है, कैसे भेजूँ? यार मुझे क्या पता है कैसे भेजनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे आपको बताते हैं कि FBR को रिप्रेजेंटेशन कैसे भेजी जाती है। अक्सर कहा जाता है ना चेयरमैन FBR या सेक्रेटरी लिख रहा होता है मिस्टर जाहिद रसूल, एड्रेस ये, तुम्हारी क्यूरी का ये जवाब है, तुमने क्वेश्चन ऑफ लॉ जो रेज किया था। बेसिकली वो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं FBR को कि मुझे ये कानून की समझ नहीं आ रही, क्लैरिफाई करो। तो कोई भी बंदा जो है पाकिस्तान का नेशनल जो है वो चेयरमैन FBR को पूछ सकता है कि आपने लॉ बनाया है इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं समझ आ रहा, हमें बताएं। तो फिर बताते हैं, आपके घर भेजते हैं वो नोटिस, आपको ईमेल करते हैं कि, और ये अच्छा तरीका मशहूर होने का तारिक साहब आपका नाम लिख के भेजते हैं। चले, तो पॉलिसी बोर्ड कैसे बनता है जी, किस सेक्शन में डिस्कस होता है? तो ये पॉलिसी बोर्ड को डिस्कस करता है सेक्शन 6। ये वो बोर्ड है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी चला रहा है, जिसकी मैंने पहले डिस्कशन की थी कि ये वो बोर्ड है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी चला रहा है। ये वो बोर्ड है, पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी बनाने वाले, गाइडेंस देने वाले, तो ये गाइडेंस देता है, ये रहनुमाई करता है FBR की, ये क्या करना है जी, कैसे करना है जी, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, क्या बजट बनाना है, पॉलिसी बोर्ड दे रहा होता है। अभी देखो पॉलिसी बोर्ड में बैठा कौन कौन सा है, इसमें आई थिंक 5 से 6 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। ठीक है, मिनिस्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिसी बोर्ड के अंदर। पॉलिसी बोर्ड का एक क्वेश्चन आएगा कि आ सकता है चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड कौन होता है, तो क्या लगाएगा, चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका एक मेंबर हो गया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
एक चेयरमैन भी होता है पॉलिसी बोर्ड, चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसका और कौन सा मेंबर होगा? मिनिस्टर जो होता है, कौन सा? इंडस्ट्री मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। और कौन सा होता है? कॉमर्स वाला। बेसिकली ये इसलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट हो सकता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी वो रिलीजियस मिनिस्टर का नाम लेके कह सकता है कि यार ये मिनिस्टर जो है क्या ये पॉलिसी बोर्ड का मेंबर होगा, या किसी ऐसे का कह दिए जो नहीं है, या कह दे कि 3 लिख के कह दे कि क्या ये सारे के सारे होते हैं, इनमें से कोई एक होता है। तो मुख्तलिफ तरीकों से उसके पास क्वेश्चन अवेलेबल है कि आपसे वो पॉलिसी बोर्ड के बारे में पूछ लें। यार ये तो बड़ा सिंपल है ना कि पॉलिसी बोर्ड का चेयरमैन जो है वो चेयरमैन FBR होता है। गलती हो सकती है, नहीं चेयरमैन नहीं होता बल्कि वो मेंबर होता है। ठीक है, चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है जी, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, फिर कौन सा होगा? मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखो इस तरह फिर क्या है, हमें एक बात थोड़ी सी ज़हन में आ रही है कि यार एक पॉइंट क्लिक कर रहा है, इन मिनिस्टरों के नाम वैसे देख लेना कि ये वाले मिनिस्टर जो है ना, फाइनेंस वाला, इंडस्ट्री वाला, कॉमर्स वाला, प्राइवेटाइजेशन वाला, इनके नाम नोट कर लेना आप अपने तौर पे, ये कौन कौन से हैं। सही, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है, क्योंकि ये पॉलिसी बोर्ड के अंदर है। तो ये नाम नोट कर लेना करंटली कौन है मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, बंदों ने काम स्टार्ट किया हुआ है जी। एक जनाब टेक्सटाइल का है, और बताओ भाई। चेयरमैन अपॉइंट करेगा हाँ जी, सेरेन का चेयरमैन अपॉइंट करेगा, सेरेन का चेयरमैन अपॉइंट FBR का चेयरमैन भी होगा कि नहीं होगा? होगा इसमें, पॉलिसी बोर्ड में होगा कि नहीं होगा? यार लिखा हुआ है होगा यार, यार ऐसे ना करो, चेयरमैन भी है FBR का, ऐसी कह नहीं होगा। मैं समझा तो बाकी सही बता रहे, ये भी सही बता रहे। हाँ, चेयरमैन FBR भी होगा यार। बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आप सारे साथ आपके साथ मैं एग्री हूँ। ठीक है जी, चेयरमैन FBR के साथ साथ जो चेयरमैन नेशनल असेंबली है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू एक कमेटी है नेशनल असेंबली की, उसका जो चेयरमैन होगा वो भी बोर्ड का मेंबर होगा। चेयरमैन NA स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसके अलावा वो जो स्पीकर अपॉइंट करेगा। हाँ हाँ, ये तो देखो ना, ये स्टैंडिंग कमेटी बनी होगी, आप चेक कर लीजिएगा कार्ड में कौन है। ये नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू है। ठीक है, उस कमेटी का जो चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली वो इसका पॉलिसी बोर्ड का मेंबर बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ तो ठीक है जी। अच्छा, इसमें और कौन कौन सा हो सकता है, मैं कॉल कर देता हूँ। चेयरमैन वापस हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकता है जी, कभी भी नहीं हो सकता अच्छा, अच्छा, चेयरमैन जो इसमें लिखा है वही बोल देते हैं। चेयरमैन FBR है जी। अच्छा, एक मेंबर जो है सेनेट का चेयरमैन होता है। सेनेट का चेयरमैन इस वक्त कौन है? हाँ जी, सादिक संजरानी। तो सादिक संजरानी साहब एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और वो जो किसी भी बंदे को कर सकते हैं, वो चेयरमैन वापडा को भी कर सकते हैं, सेनेट का जो मेंबर होगा उसी को कर सकते हैं। वो खुद हो सकते हैं। हाँ, खुद हो सकते हैं।
वो ये कह रहे हैं कि नॉमिनेट कर सकते हैं, खुद नहीं कहा उन्होंने नॉमिनेट हुआ, अगर अपने आप को नॉमिनेट कर लें तो फिर खुद आ जाए। नॉमिनेट तो बेसिकली बंदा इस तरह कर रहा है मेरी जगह ये आएगा। नॉमिनेशन तो यही होती है ना कि बंदा खुद नहीं जा रहा तो नॉमिनेट करता है अपनी जगह पे किसी को। अच्छा, एक वो कहता है कि अगर चेयरमैन सेनेट कर रहा है तो क्या नेशनल असेंबली का स्पीकर जो वो माड़ा है? नेशनल असेंबली का स्पीकर भी जो है ना अपॉइंट कर नॉमिनेट कर सकता है अपनी जगह। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि यार क्या जो स्पीकर नेशनल असेंबली है, जो चेयरमैन सेनेट है, इनके पास तो बड़ी ताकतें हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता? उन्होंने कहा ये तो एक एक कर सकते हैं ना। तो वजीर आजम साहब ने कहा मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जितने चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जितने मर्जी अपॉइंट कर सकते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर साहब को पावर दी जा रही है कि जो पॉलिसी बोर्ड है उसके अंदर जिसको मर्जी बिठा लें। ठीक है, उन दोनों के पास क्या था कि अगर वो नॉमिनेट करना चाह रहा है स्पीकर नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली के अंदर से बंदे को उठा के नॉमिनेट करेगा। चेयरमैन सेनेट सादक सिंजरानी साहब अगर किसी को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं तो वो सेनेट के अंदर बैठा होगा, उसको करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की जिसको मर्जी चाहे कर लें, वो इमरान को भी कर लें। हो सकता है कि वो कह देंगे जनाब इनको चीज़ों का पता चल गया तो इनको कर लेते हैं। ये रियलिटी है और दिन बदलते पता नहीं चलता। तारिक साहब को भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आ गई कि सेक्रेटरी कौन होगा पॉलिसी बोर्ड का। लें जी, ये सवाल आएगा, हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ पॉलिसी बोर्ड? पॉलिसी बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होगा? चेयरमैन FBR। पॉलिसी बोर्ड है, इसका कोई सेक्रेटरी होना चाहिए जी, होना चाहिए, जो कि इसकी जो कनेक्टेड मैटर्स हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं उनका रिकॉर्ड रखे, उनके बारे में जांच पड़ताल करता रहे। तो अब मिनिस्टर तो नहीं करेंगे भाई, मिनिस्टर तो नहीं करेंगे। वो आएंगे मीटिंग के लिए, चाय शाय पियेंगे, दो चार बातें करेंगे इधर उधर की। इनको कहेंगे जो है FBR का चेयरमैन है जी, देख लीजिएगा इनको भी ना। तो फिर इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी को भी कहा कि सेक्रेटरी कौन होगा, पॉलिसी बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होगा? चेयरमैन साहब होंगे। तो इस वक्त चेयरमैन साहब कौन है? डॉक्टर इशफाक साहब, बड़े जेंटलमैन, चारों जेंटलमैन, पर्सनैलिटी भी है उनकी, स्मार्ट मैन। अब वो कहता है कि ये पॉलिसी बोर्ड कभी बैठ के मीटिंग भी करेगा या नहीं करेगा? जी, मीटिंग होगी पॉलिसी बोर्ड की, बिल्कुल होगी। कमेटी है। हाँ, तो ये कितने अरसे में एक दफा जरूर करेगा? जी बताएं जी। ये पेपर में देखो, ये चीजें टेस्ट होने वाली हैं कि पॉलिसी बोर्ड होता है जी, होता है। क्या पॉलिसी बोर्ड मीटिंग करेगा? करेगा। कितने अरसे बाद करेगा? कम से कम एक दफा तो उन्हें मिलना चाहिए इतने अरसे में। तो हर क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का होता है, उसके फिर 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में कम से कम एक दफा तो मिलेगा ना मीटिंग। हर क्वार्टर में कम से कम एक दफा तो मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर की याद रखिएगा। अब ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, प्लीज नोट कीजिएगा। कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आ गए। नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं? नेशनल असेंबली से आ रहा होता है, जनाब सेनेट से आ रहा होता है, और नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। अच्छा, तो वो कहता है एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो होता है कि जो कि अपने ऑफिस की वजह से मेंबर बना हो, कि उसके पास एक पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से मेंबर बन गया। लाइक नेशनल असेंबली का एक मेंबर है तो वो उसके पास एक पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से वो पॉलिसी बोर्ड का क्या बन गया? मेंबर बन गया। कहता है उसको रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉमिनेट हो रहा है जो कि एक्स ऑफिशियल नहीं है तो उसको रेटिफिकेशन करवानी पड़ेगी। उसको अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा?
रेटिफाई करवाना पड़ेगा। किससे करवाना पड़ेगा ये नोट करें। हमने यहाँ पे लिखा था नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू। तो जो अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं पॉलिसी बोर्ड के, उनको अपनी रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगी। रेटिफिकेशन किससे करवाना पड़ेगी? चेयरमैन FBR से करवाना पड़ेगी, पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन से करवाना पड़ेगी, या नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू इससे करवाना पड़ेगी। नन ऑफ दी अबव। तो आप क्या जवाब दोगे? इससे करवानी पड़ेगी। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उससे अपने आप को रेटिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन जो एक्स ऑफिशियो हैं जो कि अपनी पोजीशन की वजह से वो मेंबर बन गए हैं, उनको नहीं करवानी पड़ेगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर जिसको मर्जी उठा के बना देगा ना, तो फिर उसको फिर जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की, उससे स्टैंप लगवाना पड़ेगी कि ठीक है ओके। अब आ गया जी सेक्शन 7। ये वो सेक्शन है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि रिप्रेजेंटेशन टू द बोर्ड। आप तारिक साहब आप तारिक साहब के पास जाते हैं कि हमें ना ये कॉपीज दे दें। कॉपी वाली बात पे आ जाते हैं तारिक साहब। तारिक साहब आज डाउन ला के दें। डाउन तो मैं भी हूँ, लेकिन ये मुझसे भी डाउन ला के दें। डाउन तो नहीं लग रहे। हाँ आज वाली काफी महंगी है सर, सस्ती है 100 रुपए की। आज वाली काफी महंगी है कि सस्ती है? कॉपी महंगी है सर वो जो कॉपी करी है तारिक साहब से 100 रुपए की। हाँ वो आ जाएगी। आप तारिक साहब नहीं था, हम तारिक साहब में ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। तारिक साहब आपने सामने भी आना है, स्टूडेंट कहते हैं हम देखना चाहते हैं। एक बार आ जाए फिर दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा वही कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को दे दें। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? मिसाल के तौर पर आप कॉपी लेने जाते हैं तारिक साहब से, तारिक साहब आपसे मिसबिहेव करते हैं, या आप मेरे पास आते हैं, आई वाज इंस्पेक्टर FBR, मैं मिसबिहेव करता हूँ। मिसबिहेव की अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपको डील नहीं करता हूँ। आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बोर्ड को, ठीक है। ये जनाब मिस्टर जाहिद didn't behave in a good manner according to the vision of the FBR. He must be instructed to deal with the taxpayer in a respectable way. He must respect us because we are the person who are providing the revenue to the nation. By and large, taxpayer takes this plea. We are the people who are running the country. We are providing the funds to the country, to run the country, to make defense of our country. यही कह रहे होते हम हैं। कह रहे हैं यार हम खुद टैक्स दे रहे हैं। हम भी वो you are just servant. You are a servant. You should behave like a servant. अक्सर ये जो है ना जो तगड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, वो मैंने देखा है कि वो DIG के ऑफिस में भी आ रहे हो ना, तो वो तगड़े होके आते हैं। अंदर मीटिंग चल रही है ना, व्हाट द हेल इज द मीटिंग, टेल हिम मिस्टर सो एंड सो वांट्स टू मीट यू राइट नाउ। तो वो अंदर जाके देखते हैं, अंदर मीटिंग नहीं हो रही होती, काफ़ी शाफी चल रही है, ये वो साहब लेटे हुए हैं, तो फिर वो उधर ही जब पड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है जी? ये वकील साहब जो अच्छे वकील हैं वो कर जाते हैं। आप भी वकील ही हैं ना? हाँ जी। तो अभी हम नहीं कर सकते, अभी काफ़ी टाइम है। ये ना करना बैठना भाई अभी। तो ये है लाइसेंस के अंदर क्या हो? हाँ लाइसेंस के अंदर हाँ, बाद में पता चले कि उन्होंने किसी और केस में अंदर कर दिया है। लेकिन उनमें बहुत कुछ होता है जो ये कर रहे होते हैं, जो वाकई पाँव के साथ डोर ओपन करते हैं कि यू आर सर्वेंट, यू आर पब्लिक सर्वेंट, योर डोर मस्ट बी ओपन फॉर एवरी पर्सन, मस्ट नॉट बी शट। डोर बंद नहीं होना चाहिए। उनको पता होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि हमारी एक्सेस होनी चाहिए, और अगर हमारा डोर बंद है तो मेरी एक्सेस नहीं हो रही, डोर को खोलो, ठीक है। नजर आना चाहिए कि तुम बैठी हो तो आके अप्रोच कर सकें लोग। तो लेकिन हम लोगों में इतनी है ही नहीं हो गया ऐसे कैसा रिप्रेजेंटेशन। लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करनी है। जो भी आपके पास आए इंशाल्लाह, जो भी इंस्पेक्टर बने, जो भी आ रहा है
उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है। टैक्स लगाना ना लगाना इज सेपरेट मैटर। जो आ रहा है उसे कहीं बैठ, उसकी बात सुने और बात सुनने के बाद काम वो करें जो आपको लाफुल्ला करें। लेकिन जब वो आए तो उसको ये ना कह रहे तुम चोर हो। चोर है नहीं है वो बाद में डिसाइड होना है। वो ला ने आपने कागजों के थ्रू से बताना है, ना कि आप उसके मुंह पे कहना शुरू कर दें। आए आए बैठा है बैठ बात सुने ठीक है जी हो गया, मैं आपको बाद में थ्रू नोटिस बता दूंगा। जो कुछ भी हुआ मैं इसको एग्जामिन करता हूँ सर, आपको बता दूंगा, थैंक यू वेरी मच। सही है। और मिसबिहेव नहीं शुरू कर देना। तो रिप्रेजेंटेशन टू द बोर्ड मुख्तलिफ मैटर में जहाँ पे बंदे को चाहे कि मुझे FBR से ये बात हाईलाइट करनी चाहिए वो कर सकता है। FBR कोई कानून बनाता है, समझ नहीं आ रही, अब समझने के लिए चेयरमैन FBR को लिखेंगे और ही इज बाउंड अंडर दिस सेक्शन एंड डेफिनेटली ही विल रिप्लाई यू। ये हो नहीं सकता कि आपने रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन FBR को दी हो और वो जवाब ना दे। और भी अच्छा तरीका जानना चाहती हो कि मैं जवाब लेना ही लेना है FBR चेयरमैन से, इसको करें, नीचे CC करें, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू। चेयरमैन नेशनल कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, एक CC उसको भेजें, CC प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, CC प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगले दिन ही आपको जवाब आएगा कि इसका मतलब ये है। और फिर साथ में वो भी CC करेंगे प्राइम मिनिस्टर को भी, चेयरमैन नेशनल कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को भी, और प्रेसिडेंट को वो भी बताएंगे कि फलाम जाहिद साहब ने ये क्यूरी रेज की थी, हमने जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये आप जवाब ले सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें आपको यही डिस्कस हो रहा है, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 7 में ये इसमें ये सिर्फ यही पूछ सकता है वो कि आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस सेक्शन में दे सकते हैं। आगे है सेक्शन 8, कहते हैं जी, अच्छा इट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेक्शन। इसके बाद जो है ना नीचे कर रहे हो वो इधर क्यों रखा जा रहा है, जगह नहीं है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है ये बड़े रिकॉर्डिंग है ना, नहीं सर, इसको खोलो एक दफा, रिकॉर्डिंग कर लो यार, हम वैसे ही दे रहे हैं आपको, आप लेने वाले बनो सही। इसकी बैकएंड में चल रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने रख के करनी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुअली सारा कुछ जो है विद इन फ्यू डेज हम इंशाल्लाह दे देंगे। ठीक है, आप सलाह के साथ जो कंसेप्ट आपको सही नहीं लगता आप रिकॉर्डिंग खोलें पढ़ें फिर दोबारा से वो देखें। ठीक है, और उसको यूटिलाइज करें आप। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई कहते हैं जी मुझे दें, आप उसे कहेंगे कि आप सर से रब्ता कर लें, अगर वो डिजर्विंग हुआ तो हम उसे फ्री देंगे। लेट मी ओब्लाइज हिम और हर, आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या, हम आपको हेल्प करेंगे। आप समझ लेंगे वो बड़ा डिजर्विंग है उसे करनी चाहिए, वो फी नहीं दे सकता, उसे मेरे पास आने देना। ठीक है, लेट मी डिसाइड कि हाँ जी उसे फ्री देनी है या नहीं देनी है, क्या क्या वो झूठा है या क्या है, वो आगे से मिसयूज करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा हमें देखने दें। ठीक है, हाँ जी, वो कोई आपका दोस्त मांगे तो कोई भी मांग रहा हो आपने नहीं देना, क्योंकि उसे कहेंगे आप उनकी प्रॉब्लम, बेसिकली मेरा वर्क है ना, ये मेरी मेहनत है ना। वो देखना चाह रहे हो, हाँ तो देखना चाह रहे हो तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, मुझे अगर कोई रब्ता कर रहा है कि और कहता है जी कि मैं नहीं दे सकता जी, मैं कहता हूँ ठीक है आप अपनी जुबान से कहो जी कि मुझ में पावर नहीं है खरीदने की, या मेरे पास सख्ती नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता, मैं डिजर्विंग स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ले ले भाई, वो ले ले, तो उसको मेरे तक आने दें प्लीज, आप लोग डिसएमिनेट ना करें। और करेंगे भी तो कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका हिसाब फिर कहीं और होगा। ठीक है जी, अगर आपने करना है तो कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि फिर आपको कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे, हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी हिसाब देना पड़ेगा। तो डेलीगेशन ऑफ फंक्शन एंड पावर बाय द बोर्ड, यार ये सिंपली यही कह रहा है कि जो पावर और फंक्शन सेक्शन 4 में जो बोर्ड को दिए गए हैं, क्या बोर्ड आगे दे सकता है किसी को। हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो
एक बात मैंने पहले पढ़ाई थी कि जिसको डेलीगेट होके पावर मिलती है ना, वो आगे सब डेलीगेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बोर्ड को डेलीगेट नहीं हुआ, बोर्ड को एक्चुअली पावर मिली गई है थ्रू स्टैट्यूट, एफबीआर एक्ट के थ्रू मिली हुई है ना, तो ये अपनी पावर को आगे डेलीगेट कर सकता है। किसको कर सकता है? किसी और गवर्नमेंट एजेंसी को कर सकता है, किसी और गवर्नमेंट के अदारे को कर सकता है, चेयरमैन को कर सकता है, या किसी और बंदे को कर सकता है। सेक्शन 8 में यही है और कुछ नहीं। सेक्शन 9, सेक्शन 9 में कहते हैं वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं क्या वो वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखें, कानून जब बनता है तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज रह जाती हैं, कोई खामियां, कुछ थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। तो अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उन खामियों को, उन ग्लिचेस को की बिना पर आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। कहता है कि वो वैलिडेट है, वो ठीक है। ये सेक्शन जो 9 है ये वैलिडेशन कर रहा है कि अगर डिस्क्रिपेंसी है भी, अगर खामी है भी, तो जो प्रोसीडिंग्स इसके अंडर हो रही हैं एफबीआर एक्ट के, वो सारी की सारी वैलिड है। लेकिन इसे हाई कोर्ट नहीं मानती, वो कहती है कि इसको ठीक करो, ये गलत है। लेकिन इन्होंने अपने आप को वैलिड करने की कोशिश की। मिसाल कैसे देता हूँ कि मिसाल इस तरह देता हूँ कि इन्होंने I&I बनाई, डायरेक्टरेट जनरल इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, I&I बनाया, एफबीआर में एक डायरेक्टरेट है। तो जब उसका कानून बनाया जा रहा था तो वो कानून में उसकी प्रोविजन बनाई जा रही थी, वो ठीक नहीं बनी। I&I ने अपना काम स्टार्ट कर दिया उन डिस्क्रिपेंसी वाली प्रोविजन के तहत। ठीक है, तो लोग अदालत में जाना शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने फौरन अमेंडमेंट करवाई कि जनाब आगे हम करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछली जो कुछ भी हो गया है वो ठीक है, अगर वो डिस्क्रिपेंसी के साथ भी हो गया है तो वो वैलिड है। तो यहाँ पे वो वैलिडिटी उस तरह की जा रही है कि अगर हमने बनाया है, अगर इसमें कोई कमी रह भी गई है तो एप्लीकेबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में बात नहीं होगी, वो ठीक है। लेकिन अदालतें जो है इसको आउट कर देती है, नॉक आउट कर देती हैं कि नहीं, सही बना के लाओ, इतना बड़ा काम कर रहे हो। फिर सेक्शन 10 है कि डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि जब भी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, गाइडेंस देने की ज़रूरत होगी, तो बोर्ड किससे लेगा? हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, तो सेक्शन 10 तक आज पढ़ते हैं। और आई ट्राइड माई बेस्ट, इवन के आई वॉज नॉट गुड, तो मैंने टाइम देने की कोशिश की। तो लेट्स एंड, और इंशाल्लाह कल हम FBR एक्ट पूरा कर देंगे अल्लाह के फजल से। अब ये ले लो, ये तो FBR की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चलें इसको बंद करते हैं।